नमस्कार दोस्तों, गर्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 22 जनवरी 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सप्लेन पेज की। एक्सप्लेन पेज पे दो आर्टिकल्स हैं। पहला आर्टिकल है जो अभी नेशनल वॉर मेमोरियल में इंडिया गेट के अंडर जो चल रही थी पहले से अमर जवान ज्योति फ्लेम, उसको शिफ्ट कर दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है। तो उसके पीछे की क्या हिस्ट्री है पूरी डिटेल हम जानेंगे। इसके अलावा यहाँ पर इसी आर्टिकल के अंडर में एक और छोटा आर्टिकल है, दैट इज़ कि जो यहाँ पर दिल्ली में एक स्टैचू लोकेटेड था पहले जॉर्ज फिफ्थ का, ठीक है, जो आप इस इमेज में देख सकते हो। फिर जॉर्ज फिफ्थ को तो रिमूव कर दिया गया था, फिर उसके बाद में ये तब से एम्प्टी कैनोपी बनी हुई है, खाली छतरी। अब यहाँ पर क्या होगा, एक होलोग्राम बेस्ड नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू है वो यहाँ पर शो किया जाएगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी भी डिटेल हम जानेंगे। और दूसरा जो आर्टिकल है वो रहेगा आपके सामने कि चाइना ने जो अभी पेंगोंग शोर जो लेक है उसके अक्रॉस जो ब्रिज बिल्डिंग की है उसकी क्या सिग्निफिकेंस है जानेंगे। तो देखते हैं, तीन चीज़ें हैं, तीनों को डिटेल में। तो जो अमर जवान ज्योति फ्लेम है उसको मर्ज कर दिया गया है नेशनल वॉर मेमोरियल की जो फ्लेम थी उसके साथ में। तो ये नेशंस एटर्नल फ्लेम, तो इसमें क्या है क्या नहीं है वो जानते हैं। देखो, एटर्नल फ्लेम बोली गई है किसको, अमर जवान ज्योति को। कारण कि इंडिया गेट पे ये जो फ्लेम है ये लगातार चलती जा रही है जब से इसको इनॉग्रेट किया गया था। इनॉग्रेशन इससे फ्लेम का अमर जवान ज्योति वाली का कब हुआ था, ये 26 जनवरी 1972, जब हमने 1971 वॉर में पाकिस्तान को हराया था और बांग्लादेश को क्रिएट किया था, ठीक है ना। तो अब क्या किया जा रहा है, क्या किया गया है कि नेशनल वॉर मेमोरियल जो कि इंडिया गेट से 400 मीटर की डिस्टेंस पे लोकेटेड है, वहाँ पर अभी या वहाँ पर भी एक इसी तरीके की फ्लेम जलाई हुई है जो कि 2019 से अभी कंटिन्यू है। तो ऐसे में अब इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है। तो ऐसे में अमर जवान ज्योति वाला जो एरिया है वहाँ से फ्लेम को शिफ्ट कर दिया और नेशनल वॉर मेमोरियल तक पहुँचा दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है। तो एटर्नल फ्लेम क्यों बोला गया है, देखो ये एक बेसिकली ट्रिब्यूट है कि हमारे देश में इंडिपेंडेंस के बाद में जिन भी सोल्जर्स ने अपनी शहादत दी है हमारे देश को सिक्योर करने के लिए, उन सब के लिए ये ट्रिब्यूट है। ये फ्लेम इनॉग्रेट हुई थी, आपको बता दिया, उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी हुआ करती थी। कारण था, आपको पता है, पाकिस्तान को हराया था और बांग्लादेश का क्रिएशन हुआ था। आप देखोगे ये अमर जवान ज्योति है, यहाँ पर एक ब्लैक मार्बल प्लिंथ है, दैट मीन्स बना हुआ एक बड़ी सी कुर्सी है। कुर्सी का मतलब हो गया एक तरीके से बड़ी हुई एक हाई प्लेटफॉर्म है जिस पे एक राइफल भी है जो कि सेल्फ लोडेड L1A1 राइफल है। उसके ऊपर फिर एक हेलमेट रखा हुआ है। तो ये सिंबलाइज करती है सोल्जर्स को, ठीक है। तो ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा इस चारों तरफ ये जो राइफल है और ये कैप है, इसके चारों तरफ चार अर्न्स हैं, चार वो बने हुए हैं, बर्नर लगे हुए हैं वहाँ पे, ठीक है। इस तरीके की स्ट्रक्चर बनी हुई है वहाँ पे। तो चार बर्नर्स में लगातार फ्लेम चलती रहती है। चार में से एक तो है वो तो परमानेंट चलता रहता है, बाकी जैसे रिपब्लिक डे जैसा ऑब्जर्वेशन होता है तो उस दिन चारों के चारों बर्नर्स को ऑन कर दिया जाता है, ठीक है। बाकी एक बर्नर लगातार चलता रहता है। हाँ, पहले 2006 से पहले तो एक एलपीजी सिलेंडर वहाँ पर कंटिन्यू रख रखा था, ठीक है, जो कि लगभग 1.5 दिन तक चल जाता था एक फ्लेम को चलाने में। अब फिर उसके बाद में 2006 में क्या किया, लगभग 6 लाख रुपए की कॉस्टिंग आई। उसके बाद में पाइप्ड नेचुरल गैस का कनेक्शन दे दिया। अब वहाँ पर पाइपलाइन के थ्रू नेचुरल गैस सप्लाई होती है और उसकी वजह से उसकी बेसिस पे ये फ्लेम चलती रहती है। अब यहाँ पे देखो आप, ये एक फ्लेम कंटिन्यू है, तो ऐसे ये चार है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं इंडिया गेट ही क्यों चूज़ किया गया था। देखो, इंडिया गेट बेसिकली अंग्रेज़ों के टाइम का है, ठीक है ना। तो इसको ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल के तौर पे ऑब्जर्व किया गया था और इसको डिज़ाइन किसने किया था, सर एडविन लुटियंस, ठीक है। और इनॉग्रेट किया गया था 1931 में। उस टाइम पर वॉइस रॉय थे कौन, लॉर्ड इरविन। तो ये है इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जानना ज़रूरी था। अभी तक आप देखो तो इस मेमोरियल में, इंडिया गेट वाले मेमोरियल में, जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे ये बनवाया गया था, उसके पीछे ये थी कि जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के लगभग 90,000 से ज़्यादा सोल्जर्स ने ब्रिटिशर्स के लिए शहादत दी थी, उनके लिए ट्रिब्यूट के लिए बनाया गया था ये, ठीक है। पर अभी जो किया गया है उसके पीछे कारण है वो भी हम समझेंगे।
इसके आगे जो इंडियन आर्मीज़ के जो थे लोग जिन्होंने फ्रांस, फ्लैंडर, मेसोपोटामिया, पर्शिया यहाँ पर जाकर के अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ाई की थी, चाहे फिर वो अफ़गान वॉर की बात करो तो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर में लड़ाई हो, तो ये आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते ही हो, तो वहाँ पर जो इंडियन सोल्जर्स ने जो अपनी शहादत दी थी अंग्रेज़ों के लिए, उसको ट्रिब्यूट देने के लिए ये बनाया हुआ था। ठीक है। फिर ये जो एक तरीके से इंडिया गेट की जो छतरी है वो एक तरीके से ऐसे रिजेंबल होती है जैसे कि पेरिस में एक है आर्क डे ट्रायम्फे, बोलो इसी तरीके की कोई वहाँ पर भी एक छतरी बनी हुई है। फिर आ जाती है कि ये फ्लेम की शिफ्टिंग, देखो फ्लेम की शिफ्टिंग तो करेक्टिव पर्सपेक्टिव में बोला जाता है, करेक्ट पर्सपेक्टिव में कैसे कि बोले दो फ्लेम्स जलती हैं तो एक तो बोले ट्रिब्यूटी तो हम शो कर रहे हैं ना सोल्जर्स को, तो बोलो उसकी बजाय एक फ्लेम हो तो ठीक है। अब नेशनल वॉर मेमोरियल की तरफ क्यों शिफ्ट किया गया, इसके पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि ये जो इंडिया गेट वाला है अमर जवान ज्योति वाला, यहाँ पर क्या है बोले सिंबलाइज तो करता है सोल्जर्स को, पर जो नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया है ना 2019 में, उसमें सोल्जर्स के नाम भी लिखे हुए हैं, कौन कौन से सोल्जर्स ने अभी तक शहादत दे दी, और हर साल नए वहाँ पर नाम लिख दिए जाते हैं गोल्डन वर्ड्स में, जिन जिन सोल्जर्स ने अभी रिसेंटली अपनी शहादत दी है हमारे देश को बचाने के लिए। इसके आगे देखें, अब ये जो फ्लेम है अमर जवान ज्योति वाली, वो तो देखो 1971 में जिन सोल्जर्स ने अपनी शहादत दी थी है ना, उनको सिंबलाइज कर रहे हैं। पर दूसरी तरफ एक तरफ देखा जाए तो इंडिया गेट तो अंग्रेज़ों के टाइम का बना हुआ है, तो ये कॉलोनियल पास्ट का भी सिंबल है, इसलिए भी इसको हटाना ज़रूरी समझा। ये एक आर्ग्यूमेंट दिए जा रहे हैं सरकार के जो भी मेंबर्स हैं उनके द्वारा। ठीक है। इसके अलावा नेशनल वॉर मेमोरियल जो इनॉग्रेट 2019 में कर दिया था, वहाँ से अभी ये वहाँ पर भी एक फ्लेम चल रही थी और अमर जवान ज्योति पे भी चल रही थी, तो दोनों पे एक मर्ज कर दिया जाए तो ठीक रहे, ये चीज़ बोली गई। फिर उसके बाद में अमर जवान ज्योति को वहाँ पर शिफ्ट करने के पीछे एक और है कि ये तो मूव हो ही रहा है, इसके अलावा अनाउंसमेंट ये भी है कि सुभाष चंद्र बोस का एक स्टैचू है वो इंस्टॉल किया जाएगा जो इंडिया गेट की जो कैनोपी है वहाँ पर। ठीक है, ये चीज़ एक बताई जा रही है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो अभी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का काम चल रहा है ना, जिसमें पूरा पार्लियामेंट का इनका सबका एक तरीके से रिनोवेशन भी हो रहा है, एक्सपेंड भी किया जा रहा है एरिया को, तो उसी का एक पार्ट है ये। फिर आ जाओ नेशनल वॉर मेमोरियल की, यहाँ पर देखो मेमोरियल लगभग इंडिया गेट से 400 मीटर की डिस्टेंस पे है, इसका इनोग्रेशन फरवरी 2019 में हो गया था, इसका एरिया लगभग 40 एकड़ ज़मीन है। इसमें आप देखोगे तो 1961 से अभी तक बहुत बातें हो रही थी कि ये जो फ्लेम है जो इंडिया गेट के अंडर में चल रही है इसको हमें शिफ्ट कर देना चाहिए, कारण कि ये अंग्रेज़ों का लेगेसी कहीं ना कहीं हमें शो करता है। तो इस वजह से ये काम फिर बाद में अल्टीमेटली इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ जब बातचीत क्लियर हो गई थी 2015 में कि हाँ वाकई में हमें इंडिया गेट की बजाय ये जो अमर जवान ज्योति की फ्लेम है इसको हमें शिफ्ट कर देना चाहिए। तब जाकर के फरवरी 2019 में वॉर मेमोरियल है वो लॉन्च कर ही दिया था। अब देखो यहाँ पर अगर वॉर मेमोरियल की बात करें तो ये यहाँ पर 4 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, दैट मीन्स एक सर्कल, दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल और चौथा सर्कल, और सेंटर में फिर ये फ्लेम है जो वॉर मेमोरियल में चल रही है। तो ये सर्कल क्या क्या नाम से जाने जाते हैं वो हमारे लिए ज़रूरी है जानने। पहला सर्कल है रक्षा सर्कल। इसमें क्या है, ये आउटर मोस्ट सर्कल है जहाँ पर पेड़ों की लाइनें लगी हुई है, पेड़ लगाए हुए हैं चारों तरफ। ठीक है, इसका मतलब है कि जिस तरीके से हमारे सोल्जर्स हमारे देश को प्रोटेक्ट करते हैं उस तरीके से ये पेड़ बने हुए हैं, इसलिए इसको बोल दिया रक्षा सर्कल। पहला काम हो गया रक्षा चक्र। दूसरा हो गया त्याग चक्र, दैट मीन्स सर्कल ऑफ सेक्रीफाइस। इसमें क्या है कि जिन सोल्जर्स ने अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करते करते मौत को गले से लगा लिया, उन सोल्जर्स को डिनोट करते हुए ग्रेनाइट की टैबलेट, मतलब ग्रेनाइट के ऐसे स्लैब्स लगाए हुए हैं। ये है अंदर की तरफ का सर्कल, मतलब बाहर से दूसरा सर्कल हो गया, इसको त्याग सर्कल बोला है। फिर है वीरता सर्कल, जिसका मतलब हो गया सर्कल ऑफ ब्रेवरी। इसमें क्या है कि एक तरीके की गैलरी बनाई हुई है और इसमें 6 ब्रॉन्ज की म्यूरल्स बनाई हुई है, दैट मीन्स ब्रॉन्ज की प्लेट्स हैं और उनके ऊपर पेंटिंग बनाई हुई है, जैसे कि बैटल फील्ड में हमारे सोल्जर्स हैं वो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मतलब शौर्य दिखा रहे हैं। तो वीरता चक्र हो गया। फिर आ जाता है अमर चक्र, इसका मतलब हो गया सर्कल ऑफ इमोरलिटी। इसका मतलब हो गया इसमें एक एटर्नल फ्लेम है और साथ में ऑब्लिस्क है, मतलब चारों तरफ एक तरीके का यूं बना दिया, एक पूरा फ्लेम और ऊपर की तरफ यहाँ पर फ्लेम कंटिन्यू चलती रहती है। तो ये है वॉर मेमोरियल का स्ट्रक्चर अभी कंटिन्यू अगर हम जो अब देख रहे हैं।
तो अभी अमर जवान ज्योति इंडिया गेट की बजाय अब मर्ज कर दी गई है किसके साथ में, वॉर मेमोरियल वाले इस प्लेस पे। अभी आप देखोगे कि अमर जवान ज्योति पे तो केवल सिंबलाइज किया गया है कि सोल्जर्स को हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं। यहाँ पर जो ये नेशनल वॉर मेमोरियल है ना, यहाँ पर अभी तक 26,466 नेम्स अलग अलग सोल्जर्स के लिखे गए हुए हैं, है ना, गोल्डन लेटर्स में, गोल्ड ग्रेनाइट टेबलेट पे। और जिन सोल्जर्स ने हर साल अपनी अभी शहादत दे रहे हैं, जैसे अभी भी आप देखते हो कहीं ना कहीं मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं, किसी ना किसी वजह से वो शहीद होते हैं, तो उस केस में उन शहीदों के नाम टैबलेट पे लिख करके गोल्डन लेटर्स में और वहाँ पर रखे जा रहे हैं बैक टू बैक। तो अभी तक 26,466 शहीदों के नाम तो लिखे हुए हैं और बाकी ऐड होते चले जाएंगे आगे जैसे जैसे बढ़ता है। ठीक है, तो ये सिनेरियो है, आगे देखते हैं। फिर जो दूसरा पार्ट है इसका वो है दिल्ली में पहली बार नेताजी का कोई स्टैचू लगेगा। अभी तक अगर देखें तो जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं ना, उनमें से सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो एक प्रोमिनेंट इंडिविजुअल है जिनका एक भी स्टैचू दिल्ली में लोकेटेड नहीं है। अब जो जॉर्ज फिफ्थ का जो स्टैचू है उसकी उस स्टैचू था, फिर उसकी जगह स्टैचू को हटाया गया, तो फिर वो ब्लैंक कैनपी हो गई। अब वहाँ पर एक होलोग्राम बेस्ड स्टैचू इंस्टॉल किया जा रहा है सुभाष चंद्र बोस का। ठीक है, तो ये ग्रैंड कैनोपी होगी कहाँ पर, इंडिया गेट वाले वहीं पे अमर जवान ज्योति वाली जगह पे ही। तो आप देखो ये पिछले 50 सालों से आप देख सकते हो कि लगभग लगभग खाली ही थी ये कैनोपी, इसलिए इसको एम्प्टी कैनोपी भी बोला गया है। तो ऐसे में रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन जो है उसके लिए यहाँ पर ये आप देख सकते हो सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का ही पार्ट माना जा रहा है, जो अभी संसद और ये सारा एरिया चेंज किया जा रहा है। अब देखते हैं ये साइट और ये स्टैचू का क्या सिग्निफिकेंस है। देखो इंडिया गेट है वो 1920 का दशक जो था, 1920 से 30 का, उसमें बनवाया गया था, जिसमें वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जो भी इंडियन सोल्जर्स ने ब्रिटिशर्स के लिए अपनी शहादत दी थी उनकी मेमोरी के अंदर बनवाया। डिज़ाइन किसने किया आपको पता है, सर एडवर्ड लुटियंस ने। ठीक है, और इंडिया गेट की जो आर्किटेक्चर है वो कुछ ऐसी है जो कि फ्रांस में आर्किटेक्चरल पैटर्न था उससे मैच करता है। फिर इसमें स्ट्रक्चर बताया हुआ है, कैनोपी 73 फीट की है, ये सारी चीज़ें बता दी। और अच्छा ये कैनोपी का जो डिज़ाइन है वो महाबलीपुरम की जो 6ठी शताब्दी की जो पेंटिंग्स हैं उन मतलब जो आर्किटेक्चर है उससे इंस्पायर्ड है ये। ठीक है, फिर आप देखोगे ये जो कैनोपी है इसमें 1936 में उस टाइम पर एम्परर ऑफ इंडिया किंग जॉर्ज फिफ्थ, ठीक है, उसको ट्रिब्यूट पे करने के लिए किंग जॉर्ज फिफ्थ की स्टैचू 50 फीट की मूर्ति है, मार्बल स्टैचू, वो इंस्टॉल कर दिया था। ठीक है, और इसके अलावा आप देख सकते हो 1943 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था ना, तब रिवोल्ट जब हुआ हमारे यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे, तब स्टैचू को थोड़ा सा तोड़ फोड़ भी दिया था इंडियंस ने, और कह दिया था, बोले कि ये डेथ है टायरेंट की, जो हमारे ऊपर दादागिरी चलाने वाले लोग हैं उनकी मौत है ये अपने आप में। फिर आप देखो इंडिपेंडेंस के बाद में भी बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन हुआ था कि बोला इस स्टैचू को अनइंस्टॉल करो। फिर भी 2 साल तक मतलब 2 दशक तक ये, हम 1947 में इंडिपेंडेंट हुए, 1968 तक ये जो जॉर्ज फिफ्थ का जो स्टैचू था वो कंटिन्यू वहीं पे था इंडिया गेट के नीचे ही। फिर 1968 में इसको शिफ्ट कर दिया कोरोनेशन पार्क। कोरोनेशन पार्क कौन सा, आपको पता है कि 1877 में जो क्वीन विक्टोरिया का दरबार लगा था ना, उस दरबार की जगह पे जिसको कोरोनेशन पार्क बोला जाता है या दिल्ली दरबार वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पर उस फिर जॉर्ज फिफ्थ का जो स्टैचू है उसको शिफ्ट कर दिया। ये दरबार इसलिए बोला जाता है या कोरोनेशन पार्क इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर 1930 में किंग एडवर्ड सेवन्थ और ऐसे 1911 में किंग जॉर्ज फिफ्थ, इनका भी एक तरीके से कोरोनेशन या फिर ये किंग इंडिया के तब बने थे, तो यही लोकेशन थी जब इनको ये कहते ना कि हाँ इनका एक कहते शपथ दिला देना या फिर ये कहो कि सिंहासन पे बिठा दिया गया, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, फिर सवाल ये था कि ये जो जॉर्ज किंग 5 का जो स्टैचू है, बोले इसकी जगह महात्मा गांधी का स्टैचू लगा देना चाहिए। कुछ ने जवाहरलाल नेहरू के लिए बोला, कुछ ने इंदिरा गांधी के लिए बोला। तो ऐसे में कई डिकेड से ये कैनोपी जो थी खाली ही थी, तो इसलिए इसको एम्प्टी कैनोपी भी बोल दिया गया। ठीक है, ये जब इंडिया गेट के पास में ही है। फिर जब सुभाष चंद्र बोस को ही क्यों चूज़ किया गया, इसके पीछे आपको पता ही है कि सबसे पहली चीज़ तो ये कि सुभाष चंद्र बोस का एक भी स्टैचू नहीं है दिल्ली में। ठीक है, और दूसरा हमारे यहाँ पर रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन है वो 24 जनवरी से स्टार्ट हो जाता है,
तो अब की बार क्या कर दिया गया कि अब की बार सेलिब्रेशन 23 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा, जो कि सुभाष चंद्र बोस की 125वीं बर्थ एनिवर्सरी है, ठीक है ना। तो अभी 23 जनवरी से शुरू होगा, 28 जनवरी तक ये सेलिब्रेशन चलेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको पता ही है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से आपदा प्रबंधन अवार्ड भी दिया जाता है, जो नेचुरल डिजास्टर को मैनेज करने का जो अवार्ड है, उसके लिए डिजास्टर मैनेजमेंट में कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस की जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको पराक्रम दिवस के तौर पे भी मनाने की फाइनलाइज हो चुकी है बातें, ठीक है। इसके अलावा अगर देखें तो सुभाष चंद्र बोस के स्टैचूज़ की अगर बात की जाए तो विक्टोरिया मेमोरियल ऑफ कोलकाता, वहाँ पर भी, और रेड फोर्ट में भी कहीं ना कहीं इनके नाम पर डेडिकेटेड म्यूजियम ओपन किए जा रहे हैं, ये भी बताया गया है। होलोग्राम का मतलब क्या होता है, ये बेसिकली 3 डायमेंशनल प्रोजेक्शन होगा, जिसमें फिजिकल स्टैचू की बजाय ये जो खाली कैनपी है ना जॉर्ज फिफ्थ की, इसमें क्या किया जाए, क्या खाली तो है ही है जिसको हम एम्प्टी कैनपी बोल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है इसको सीधा आप इस इमेज से समझ पाओगे। नोटिस करो इधर से ये बीम जा रही है और ये बीम प्रोजेक्ट करके यहाँ पर ये इमेज दिखा रही है, तो ये इस तरीके से लगता है जैसे कि अगर हम मूव कर रहे हैं इसके चारों तरफ तो उसके साथ साथ में हमें मूव होती हुई दिखाई देगी ये इमेज। अब सवाल ये है, अभी तक इसमें क्लैरिटी नहीं है कि ये जो होलोग्राम स्टैचू है ये कंटिन्यू रहेगा या फिर कुछ दिनों के लिए रहेगा, जैसे कि रिपब्लिक डे के तौर पे जब ऑब्जर्व किया जाएगा उस दिन इसकी बीमिंग कर दी जाएगी, तो ये थोड़ा सा क्लैरिटी अभी है नहीं। तो ये है पूरा मुद्दा सुभाष चंद्र बोस के स्टैचू से संबंधित। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ चाइनीज ब्रिज, जो कि चाइना ने अभी बनाया है। तो इसमें देखो बात ऐसी है कि अभी लद्दाख वाले एरिया में हमारे बीच में स्टैंड ऑफ ऑलरेडी चल रहा है चाइना और इंडिया के बीच में, तो अब इसी में ब्रिज बनना, पेंगोंग शो जो लेक है उस पर, वो अपने आप में हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग इशू है। तो ऐसे में देखते हैं कि ये जो ब्रिज है बनाया कहाँ गया है। देखो पेंगोंग शो अगर देखें तो ये बेसिकली इससे मतलब जो लेक है वो एकदम बिल्कुल लंबाई में फैली हुई लेक है, जिसका अभी तक अगर हम देखें तो LAC जब से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल फाइनलाइज हुई है 1962 वॉर के बाद में, क्योंकि चाइना ने फिर इलीगली कैप्चर कर रखा है बहुत सारा एरिया, तो ऐसे में इस पेंगोंग शो लेक का लगभग 2/3 पार्ट है वो चाइना के पकड़ में है और हमारे पास में सिर्फ 1/3 है। तो ये जो 2/3 पार्ट वाला हिस्सा है ना, उसी के अक्रॉस ये बनाई गई है ब्रिज, ठीक है। इसमें नॉर्थ बैंक और साउथ बैंक को मैच करने के लिए। अब यहाँ पर अगर देखो तो फिंगर 8, अब ये जो लेक है इस लेक के चारों तरफ अगर देखो तो इस तरीके से माउंटेन्स आए हुए हैं, 1 2 3, इस तरीके से इनको फिंगर्स बोली हुई है। तो फिंगर 8 जो है वहाँ पर हम कंसिडर करते हैं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, और फिर उसके आगे भी आगे का जो एरिया है वो सारा का सारा चाइना की ने कैप्चर कर रखा है इस पेंगोंग शो लेक का, जो कि 1958 से इलीगली कैप्चर कर रखा है। तो वहाँ पर ये ब्रिज बनाया है। अच्छा, ये ब्रिज बनाया है उस एरिया में पहले एक मतलब जहाँ पर टूटा फूटा खुरनाक फोर्ट है, वहीं पर ये कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी वहाँ पर की है। पेंगोंग शो एक 135 किलोमीटर लंबी लैंडलॉक लेक है, ठीक है, जिसका 2/3 पार्ट चाइना के पास में है, ये आपको पता है ही। अब बात आ जाती है इसकी इम्पोर्टेंस। तो बात ऐसी है कि चाइना के जो सोल्जर्स हैं उनको क्विक मोबिलिटी इंश्योर करने के लिए ये ब्रिज बनाया गया है ना। अगर हम देखें तो जिस तरीके से पेंगोंग शो की जो स्ट्रक्चर है वो यूं फैली हुई है, ठीक है, तो इसके सदर्न बैंक में इंडियन ट्रूप्स ने बहुत जल्दी से कैप्चर कर ली थी एरिया को, जैसे ही हमारे तरफ एग्रेशन दिखाया था, गलवान वैली में इंसिडेंट हुआ था, जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। तो ऐसे में ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इस केस में क्या है कि इंडियन सोल्जर्स ने कैलाश रेंज में अपनी जल्दी से ऑक्यूपाई कर लिया था ऊंची हाइट्स को, तभी तो चाइना ने कहीं ना कहीं बातचीत नेगोशिएशंस ये शुरू किए थे। इसके अलावा अगर देखें तो इंडियन ट्रूप्स की पोजीशन हम देखें तो इसके अलावा मगरा हिल्स ये कैलाश रेंज में आती है, ठीक है, गुरंग हिल्स, मुखपारी, रेजांगला, रेचिनला और इस तरीके से सपंगर गैप, यहाँ पर इंडिया ने अपनी कैप्चर इसलिए इस तरीके से बना रखी है कि चाइना अगर कहीं पे भी कोई भी ऑफेंस अगर करता है तो उसको जवाब देने के लिए हम रेडी हैं। ये बेसिकली ये वो एरियाज है जहाँ पर 1962 में चाइना ने कैप्चर कर लिया था और उसके बाद में हमें परेशान किया था, हमें हार का सामना करना पड़ा था, ठीक है। तो ये है पूरा मुद्दा। तो ब्रिज कैसे हेल्प करेगा ये आपको बता दिया। इंडिया का रिस्पांस, एक्सटर्नल मिनिस्ट्री के जो स्पोक्स पर्सन है अरिंदम बागची, उन्होंने ये कहा कि गवर्नमेंट हर चीज़ को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रही है और हम हमारी जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट है उनको बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देंगे। ऐसी बातें यहाँ पर बोली जा रही है।
बाकी आप देखो चाइना और इंडिया दोनों लगातार एलएसी के अक्रॉस जो है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ लगातार बढ़ा रहे हैं। इंडिया की तरफ से भी अगर देखें तो 2021 के अंदर अंदर हमने लगभग 100 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स कवर किए हैं और ये प्रोजेक्ट बनाने में मेन रोल प्ले करता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। ठीक है, अभी अगर देखें तो गोगरा पोस्ट वाले पेंगोंग शो एरिया में यहाँ पर तो देखो कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा टेंशन वाली चीज़ है नहीं है, पर वही है कि बातचीत चल रही है अभी भी, क्योंकि कुछ ऐसे एरियाज जैसे ये पेट्रोलिंग पॉइंट है 10, 11, 11A, 12, 13, यहाँ पर अभी भी हमारे जो सोल्जर्स हैं जो कि ट्रेडिशनली पेट्रोलिंग किया करते थे उन लोगों को पेट्रोलिंग के लिए अलाउ नहीं कर रहा है चाइना। तो उस पर और अभी देखा जाए तो ईस्टर्न लद्दाख वाले एरिया में लगभग 50,000 ट्रूप्स हैं वो अवेलेबल है दोनों साइड से, चाइना के भी और हमारी भी। तो ये है पूरा सिनेरियो। आगे चलते हैं। फिर इसके आगे की जो न्यूज़ है वो आपको खुद से पढ़नी है, ठीक है ना। इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक भी न्यूज़ नहीं है जिसको हमें डिटेल में देखना हो। और एक थोड़ी सी आपका कोऑपरेशन चाहिए होगा कि कल संडे है तो संडे का वीडियो वैसे तो मैं कोशिश करूँगा कि कल ही मिल जाए, अगर नहीं मिल पाया तो फिर बाद में आपको मंडे को मिलेगा, पर मिलेगा आपको ज़रूर। ठीक है, तो ये न्यूज़पेपर मैं अभी थोड़ी देर में शाम तक शेयर कर दूंगा। तो आप सबसे पहले तो ये एक्सप्लेन पेज वाला कंटेंट तो आप देख ही चुके हो, बाकी जो बचा हुआ न्यूज़ वाला है पोर्शन है वो आज आप खुद से करोगे। ठीक है, तो इस डिस्कशन में जो भी था हमारा वो हमने देख लिया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।